आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर DM शर्मा जी, जैसा कि आप सभी को मैंने परिचय दिया, सेवानिवृत्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सतपुरी, पूर्व HOD B.Ed राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार, जॉइंट डायरेक्टर आप रह चुके हैं हायर एजुकेशन में, और यहाँ पर लगभग आप 40 वर्षों से आपने अपनी सेवाएं दी। B.Ed में आपने पढ़ाया, तो लगभग 40 वर्षों में आपने 2000 से अधिक शिक्षक तैयार किए। देखिए आज हमारे बीच बैठे शिक्षक आप विद्यार्थियों को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे HOD सर ने, हमारे मुख्य अतिथि जी ने लगभग 2000 से अधिक शिक्षक तैयार किए। बल्कि आप आज कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में जाएंगे तो अधिकतर शिक्षक जो आप कार्यरत देखेंगे वो सर के सानिध्य में ही अपनी शिक्षा उन्होंने पूर्ण की है, और कई आज विद्यालयों में प्रधानाचार्य भी आप शिक्षानुभाग के पात्र हैं। और आपने 2 किताबें भी लिखी हैं, 2 बुक, सामाजिक शिक्षण अध्ययन और शिक्षा के दार्शनिक आधार। आप 2 किताबों के लेखक भी हैं। इतनी प्रतिभा आप में भी है, तो यदि इसका एक अंश भी हमारे श्रोताओं को मिले तो मैं मानता हूं कि उनके व्यक्तित्व में काफी सुधार होगा, काफी प्रगति। उपस्थित हैं हमारे द्वितीय जज अरुण कुमार परिंदियाल जी, जो कि प्रवक्ता हिंदी संस्कृत टीचर हैं मेहरबान सिंह कंडारी विद्या मंदिर कोटद्वार में ही। और हमारे बीच उपस्थित हैं हमारे तृतीय जज कुलदीप मेंदोला जी, सहायक अध्यापक संस्कृत GIC कोटद्वार। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। सबसे पहले मैं आपको इस प्रतियोगिता के नियमों के बारे में बता दूं। इस प्रतियोगिता को 2 वर्गों में बांटा गया है, वर्ग का और वर्ग खा। वर्ग का की समय सीमा है 4 मिनट और वर्ग खा की समय सीमा है 3 मिनट। तो अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारे पहले प्रतिभागी वीणा विद्या मंदिर हाई स्कूल से निकिता। इसके बाद सुरभि तैयार रहे, वीणा विद्या मंदिर हाई स्कूल से निकिता, और इसके बाद सुरभि वीणा विद्या मंदिर से ही तैयार रहे। सुप्रभात, मेरा नाम निकिता, मैं वीणा विद्या मंदिर की छात्रा हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज की सभा का विषय है पर्यावरण के प्रति युवाओं की जिम्मेदारी। सबसे पहले हमें इसे जानना होगा कि पर्यावरण हमारे आसपास कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं। इसके लिए हमें बहुत से पौधे यहाँ पर हमें लगाने चाहिए। पौधे लगाएंगे अगर हम, तभी हमको अच्छी ऑक्सीजन मिलेगी। और धन्यवाद। धन्यवाद सुरभि। अब मैं वीणा विद्या मंदिर हाई स्कूल से रश्मि को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। इसके बाद हेरिटेज एकेडमी से संस्कार तैयार रहे। वनों से निकलने वाले धुएं को कम करें। यह हमारे पर्यावरण को। जल रही है धरती, ये जल रही है क्यों? एक ही सवाल, पेड़ कट रहे हैं क्यों? अरे पेड़ तो लगाओ, पर्यावरण को बचाओ ना। तुम आज के हो युवा, आवाज तो उठाओ ना। पर्यावरण, पर्यावरण इस शब्द से यहाँ हर कोई वाकिफ है। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, ऐसा कोई भी है जो अशुद्ध पर्यावरण में रहना पसंद करता है? आप या फिर आप? कोई नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी धरती ब्रह्मांड का सबसे मूल्यवान उपहार है, अतः इसकी रक्षा करना मानव जाति का धर्म है। सच तो यह है कि विश्व का कोई भी नागरिक पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों से उदासीन नहीं रह सकता। अतः युवाओं की यह जिम्मेदारी है कि वह आगे आने वाले भविष्य के लिए
एक स्वच्छ एवं जीवनदायी वातावरण प्रदान करें। किसी भी देश का भविष्य उस देश की युवा शक्ति निर्धारित करती है। अतः युवा अपने शक्ति पुंज का उपयोग कर इस पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित कर सकते हैं। क्योंकि युवाओं की प्रकृति को बचाओ, तभी मिलेगा एक अच्छा कल। और युवाओं कहाँ भटक रहे हो तुम, युवाओं कहाँ भटक रहे हो तुम, आ जाओ सही पथ पर और जाओ तुम सब। मैं आप सभी को इस बात से परिचित कराना चाहता हूँ कि आज के इस आधुनिक युग में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो आधुनिकता में इतनी व्यस्त व लीन हो चुकी है कि उसे आशा करता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम को लेकर हम एक कुछ सीखने को मिलेगा और हम आगे चलकर अपने जीवन में इन सभी चीजों को अच्छी तरह से अपनाएंगे। मैं आप सबसे चाहता हूं कि आप सब अपने मस्तिष्क में यह जोर डालकर अपने आप से पूछें कि क्या एक स्वच्छ पर्यावरण का अर्थ सिर्फ हमारी एक स्वच्छ प्रकृति से है। कर दिखलाएंगे, कलुषित हुए पर्यावरण को शुद्धता से सजाएंगे। कलुषित हुए पर्यावरण को शुद्धता से सजाएंगे। प्राचीन काल से युवा ने प्रकृति के साथ मानव के संबंध को विकसित किया है, जिसके फलस्वरूप प्रकृति हमें जीवन दे रही है। परंतु जिस प्रकार माता अपनी संतान को जीवन देती है और भूल होने पर दंडित करती है, उसी प्रकार ऐसे माता पिता बहुत बुरे होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ते। तो सोचिए हम कितने बुरे हैं। जी हाँ, हम भी उन्हीं माता पिताओं में से एक हैं। देखिए, हमने और हमारे पूर्वजों ने साफ हवा, साफ बहता जल और हरे भरे दृश्यों का आनंद लिया है, लेकिन क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बस ये सब आग्रह करना चाहूंगी कि कम से कम पटाखे जलाएं और जिसके लिए हम अपने आसपास के या जितने पेड़ पौधे हैं उन्हें सुरक्षित रख सकें। जैसे युवाओं की जिम्मेदारी क्या है, जैसे अपना भाषण शुरू करना चाहूंगी कि शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम, शाश्वतम प्रकृति मानव संगतम, संगतम खलु शाश्वतम, अर्थात प्रकृति और मानव के बीच का रिश्ता शाश्वत होता है। शाश्वत अर्थात कभी ना मिटाया जा सकने वाला, यानी प्रकृति और मानव के बीच में जो रिश्ता है, पर आज इस रिश्ते में कुछ कमी आ रही है। आप देखिए वो कमी कहाँ पर है, और अगर कमी आ रही है तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो कमी किसकी वजह से आ रही है। इसका प्रमुख कारण है प्रदूषण। प्रदूषण के कारण पर्यावरण खतरे में है, जैसे वनों की कटाई, खनन, मशीनों और बिजली का अनुचित उपयोग, वाहनों का कम दूरी के लिए वाहनों का अधिक मात्रा में उपयोग, ये सभी प्रदूषण के कारण है। अफसोस की बात तो यह है कि आज पृथ्वी का कोई ऐसा और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, मैं आस्था खंडवाल सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की कक्षा 9वीं की छात्रा आज आप सभी के समक्ष पर्यावरण संरक्षण और युवाओं की जिम्मेदारी पर अपने कुछ विचार साझा करना चाहूंगी। इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हम सभी पर धरती माँ को बचाने की जिम्मेदारी है, ताकि यह रहने के लिए एक साफ और सुरक्षित जगह बनाई जा सके। संपूर्ण प्राणी जगत के लिए वातावरण का शुद्ध होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक स्वच्छ वातावरण में ही एक स्वस्थ समाज पल सकता है। क्या आप सभी को आश्चर्य नहीं होता कि ईश्वर की जो सर्वोत्तम कृति है, वह मनुष्य ही आज वातावरण का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। दरअसल आज का मनुष्य स्वार्थी हो गया है। वह आरामवादी, भोगवादी व विलासितापूर्ण जीवन जीना चाहता है। उसे फर्क नहीं पड़ता उसके आसपास पनप रहे नन्हे पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर वह कितना गहरा असर पहुंचा रहा है। कहते हैं युवा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी हुआ करते हैं, क्योंकि उनमें अदम्य साहस, ऊर्जा और कार्य कुशलता होती है। वह अपनी शक्ति से किसी भी मुसीबत को मोड़ सकते हैं, अपनी क्षमता से किसी भी कार्य, चाहे वो विकास हो या विनाश, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अतः पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की अहम भूमिका है। युवा अपनी छोटी छोटी कोशिशों से बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। कुछ कोशिश जैसे बाजार से सामान लाते वक्त कपड़े का थैला ले जाना, सुबह के समय बल्ब न जलाकर सूरज की रोशनी से काम चलाना, उतना ही खाना मांगना जितना आप खा सकते हैं, और समय
समय पर जगहों जगहों में वृक्षारोपण जैसे कार्य करना। लेकिन क्या सिर्फ पौधे लगाना ही हमारे पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी को दर्शाता है? बिल्कुल नहीं। हमें पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण पर भी प्रयास करना होगा। उदाहरण के तौर पर अपने उत्तराखंड के कपीरी पट्टी में स्थित गोड़ गांव के जंगलों को ही ले लीजिए, जहां पर लगी आग से सैकड़ों प्रजाति के पौधे नष्ट हो गए। हालांकि वहां के युवकों ने 6 घंटे की मशक्कत के बाद वह आग बुझा दी। मैं आपको ऐसे ही एक और उदाहरण से अवगत करवाना चाहूंगी। दरअसल नाटी गांव में बांस के जंगलों में चीड़ की घुसपैठ के कारण वहां के प्राकृतिक पेयजल जो ननौ नामी तोक में स्थित था, उस पर असर पड़ रहा था। हालांकि वहां के युवकों ने इस परेशानी की गंभीरता को समझते हुए वहां के 1 वर्ग किलोमीटर के आसपास 300 बांस के बीजों का रोपण किया। वो कहते हैं ना, जगा हुआ व्यक्ति ही दूसरों को जगा सकता है। यदि एक युवा सही कदम उठाए तो धीरे धीरे उसका साथ सभी युवाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे जागरूकता पूर्वक इसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें तथा दूसरों को भी इस कार्य क्षेत्र में प्रेरित करें। आखिर युवाओं की ही जिम्मेदारी इस क्षेत्र में क्यों बनती है? यह प्रश्न भी बहुत अहम है, क्योंकि युवा अपने संकल्प के प्रति कदम। सबसे पहले 1976 में संविधान में संशोधन कर 48A तथा 51AG को लाया गया। साथ ही 20वीं सदी में जल प्रदूषण तथा वायु प्रदूषण जैसी समस्याओं पर भी ध्यान दिया गया तथा 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा की गई। ये भी तो हमारी तरह से माँ है, ये धरती माँ है। जैसे हमारी माँ हमारा ख्याल रखती थी, उसी तरह से ये माँ भी हमारा ख्याल रखती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमें भी अपनी माँ का ख्याल रखना आता है सबको अपनाना। सुप्रभात, मेरा नाम अक्षय पटवाल है। मैं कक्षा 9 का छात्र हूँ। मैं यहाँ स्कॉलर्स अकेडमी से यहाँ अपना चक्रण करना है। यह सब आज का छात्र अच्छे से जानता भी है और निभाता भी है। वहीं अगर हम महाविद्यालय के स्तर पर बात करें तो आज का युवा वर्ग अपने रैली तथा नारों से नहीं, अपितु अपनी नई सोच तथा आधुनिक आविष्कारों से पर्यावरण संरक्षण में अपना हाथ बढ़ा रहा है। यही नहीं, युवा वर्ग जैसे कि मनुष्य की जनसंख्या बढ़ रही है। मनुष्य की जनसंख्या के साथ उसकी लालसाएं भी बढ़ रही है। मनुष्य आधुनिकीकरण का इस्तेमाल कर रहा है, वो गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो एसी का इस्तेमाल कर रहा है, वो फ्रिज का इस्तेमाल कर रहा है। इन एसी फ्रिज इनसे जहरीली गैसें निकलती है। ये जहरीली गैसें ओजोन लेयर को में छेद कर रही है। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर है जो हमारी धरती को सूर्य की सीधे ताप से आने से बचाती है। और जिस दिन इस ओजोन लेयर छेद से छलनी हो जाएगी, उस दिन जब सूर्य का ताप सीधा धरती पे पड़ेगा, मनुष्य का गुरूर, उसका अभिमान, उसका सम्मान जल जाएगा। उस दिन मनुष्य को पता लगेगा कि वह इस प्रकृति के सामने कितनी छोटी सी चीज है, पर उस दिन बहुत देर हो जाएगी। मनुष्य के पास आज कई सुख की चीजें, उस पे एसी है, फ्रिज है, गाड़ी है, बंगले है, परंतु वो सुखी नहीं है। उस देख सकते हैं कि अभी थोड़े दिन पहले दिवाली का महोत्सव मनाया गया है, जिसमें अधिक पॉल्यूशन बढ़ा है दिल्ली एनसीआर में, जिसके कारण वहाँ के लोगों को अधिक तकलीफ हुई है। मैं शहर की तो नहीं बल्कि गांव की एक लड़की हूँ जो यहाँ पर शहर में पढ़ने के लिए आती हूँ, पर मैं गांव के पर्यावरण और शहर के पर्यावरण को देखती हूँ कि शहर का पर्यावरण इतना दूषित हो चुका है कि गांव के पर्यावरण को तो दूर ही छोड़ चुका है। गांव में प्रदूषण तो होता है लेकिन बहुत कम, क्योंकि इसका मूल कारण पता क्या है? कृषि। क्योंकि वहाँ पर कृषि अधिक की जाती है और वहाँ पर किसानों को इसकी पर्यावरण के प्रति सचेत किया जाता है। हमारे वहाँ पे हमारे विशिष्ट अतिथि जी श्री दिनेश मुखर्जी जी को अपनी कर्म भूमि के लिए प्रस्थान भी करना है। अतः विशिष्ट अतिथि जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आकर अपने आशीर्वचन हम सबके समक्ष रखें। विशिष्ट अतिथि जी दिनेश मुखर्जी जी के लिए जोरदार तालियां। परम सम्मानित मुख्य अतिथि श्री शर्मा जी मेरे गुरु जी, जिन्होंने मुझे 2001-2 में शिक्षा दी थी। आज उन्हीं की बदौलत मैं आज अध्यापक हूँ और एक अच्छा शिक्षण कार्य कर रहा हूँ। श्री नगरपति जी, मैडम एवं जजें
एवं अध्यापक एवं मेरे भविष्य निर्माण करता मेरे छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले ग्रीन आर्मी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने जिस प्रकार से पर्यावरण को सुधार करने के लिए बेड़ा उठाया है और उसमें युवाओं को जोड़ा है, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि आप भविष्य में ऐसा काम करें हमारे कोटा के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए, जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है इस पर लगातार सुधार हो सके। मैं अपने छात्र छात्राओं जो विभिन्न विद्यालयों से आज यहाँ पे आए हैं, मैंने सबको सुना, बहुत ही बढ़िया उनके विचार हैं और निश्चित तौर से मेरे छात्र, मेरे जो बच्चे हैं, निश्चित तौर से ये उसको कार्य के रूप में परिणित करेंगे, जिससे कि हमारा पर्यावरण में हमारे पर्यावरण में सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो पर्यावरण एक विस्तृत बहुत बड़ा विषय है। इसको हम कहाँ से शुरू करेंगे ये निश्चित नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि अगर पर्यावरण को हमें सुधार करना है तो अपने घर से शुरू करना है। जहाँ पर हमारा घर है, मेरा घर पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है, मैं कौन सा भोजन क्या दिन भर खा रहा हूँ ये मेरे पर्यावरण के अनुकूल है कि नहीं है, मेरा घर कहाँ पर है, छोटा है बड़ा है, मैं कहीं पर किसी बिल्डिंग में रहता हूँ, जगह नहीं है, तो वहाँ के लिए हमें पर्यावरण सुधार करने के लिए छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं, कम से कम 200 पौधे। इस प्रकार से हम अपने घर के आसपास गमलों में, बोरी में लगा सकते हैं, जिससे हमें न सिर्फ औषधीय पौधे मिल पाएंगे, एक अच्छा ऑक्सीजन मिलेगा, स्वस्थ पर्यावरण मिलेगा और आसपास का जो पर्यावरण होगा वह भी स्वच्छ होगा। दूसरा, हम अपने खेत में जो उगाते हैं, खेत में हमारे घर के आसपास दूसरा होता है, जैसे हम निकलते हैं तो निश्चित तौर से हम रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग बिल्कुल ना करें, जैविक खाद का प्रयोग करें और स्वयं भी स्वच्छ भोजन करें और दूसरे को भी स्वच्छ अनाज पैदा करके दें। तीसरा, हमारा जो हम घर से बाहर निकलते हैं, मैं देखता हूँ सड़क में सबसे ज़्यादा गंदगी, पॉलीथीन, विभिन्न प्रकार के रासायनिक बिल्कुल कचरा पड़ा रहता है, बिल्कुल ना करें। उसके बाद आते हैं हमारे नदी नाले। जब हम नदी नाले में जाते हैं, जहाँ से शुरू होता है वहाँ से हमारा एक सभी लोगों का, मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कि नदी नालों में विभिन्न प्रकार के कचरा, गंदगी, विभिन्न प्रकार के रासायनिक कपड़े, जूते फेंकते हैं। मुझे 3-4 वर्षों से विभिन्न नदियों में जनवरी से जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो मैंने वहाँ पे देखा विभिन्न प्रकार की चिड़ियों की जो प्रजातियाँ हैं उसके लिए गया, तो वहाँ पे देखा कि नदियाँ प्रदूषित हो चुका है, कि वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े, जो पानी को साफ करने वाला एक कीड़ा होता है, 3-4 प्रकार के कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारे जल को स्वच्छ बनाते हैं, हमारे पीने योग्य बनाते हैं, उसको मीठा बनाते हैं, लेकिन वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। क्या कारण हो गया? क्योंकि हमने उसमें कीटनाशक का प्रदूषित युक्त जो भी हमारे पास प्रदूषण युक्त जो हमने खाया, खाद्य पदार्थ उसमें गिरा दिया है, तेल हो गया, उस कारण से क्या हो गया, हमारा पानी क्या हो गया, अशुद्ध हो गया, पीने लायक नहीं होता, जिसको हम पीते हैं निश्चित तौर से हमारे शरीर में कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाएगा। उसके बाद हमारे थोड़ा हम आगे जाएंगे, हमारे प्रोग्राम में जाएंगे, कहीं ना जंगल शुरू हो जाता है। जंगल शुरू हो जाता है तो जंगल में क्या देगा, प्रतिवर्ष आग लगाना। कौन लोग लगा देंगे? हम कहते हैं आज जंगल में आग लगेगी, मैं कहता हूँ जंगल में आग लग नहीं गई, आग लगा दी गई है। हमारे उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में, मैं समझता हूँ उत्तराखंड में बहुत से लोग आग लगाने में प्रतिवर्ष, जैसे ही मार्च का महीना होता है, 20-22 मार्च का टाइम होता है, आग लगाना शुरू हो जाता है। अब क्या होता है, एक तरफ से आग लगती है, दूसरी तरफ से शुरू हो जाता है। उससे क्या होता है कि मार्च से विभिन्न प्रकार की चिड़ियाँ होंगे, अपने अंडे घोंसले बनाते हैं, घोंसले बनाते हैं तो लाखों की तादाद में चिड़िया के अंडे घोंसले समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पर्यावरण का जो विषय है ये विस्तृत है और हम लोगों में इसको सुधार के लिए प्रयास करना चाहिए अपने ही घर से। अगर हमारे घर में हमने विभिन्न प्रकार के बेल लगा दिए, पेड़ पौधे लगा के, निश्चित तौर से हमारे घर में बहुत से कीट पतंग इस प्रकार से हमारे लाभदायक होते हैं। चिड़ियाएँ होती हैं, कम से कम 30 प्रकार की चिड़ियाएँ ऐसी होती हैं जो हमारे घर में, ठीक जहाँ हमारे घर है, घर के आसपास दूसरा बनाते हैं। हमने अपना घर पर्यावरण के अगर अनुकूल कर दिया, उसमें हमने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे बेल लगा दिए, तो गौरैया आपके घर में निश्चित तौर से तुरंत आ जाएगा। उसके लिए एक डब्बा लगाएं, छोटा सा डब्बा लगाएं, डब्बा नहीं है गत्ता लगाएं, कुछ भी एक ओट दे, उसमें उसका घोंसला बनेगा। दूसरी बात यह है, गौरैया के साथ साथ बुलबुल निश्चित तरह से आएगा, मुनिया आएगा, मुनिया के साथ आपका व्हाइट आइज वाला बर्ड आएगा। इस प्रकार से दूसरी चिड़िया, इंडियन रोबिन हो गया, मैकपाइन रोबिन हो गया, हुदूद हो गया, उल्लू हो गया, ये सारे ही आपके घर में घोंसला निश्चित तौर से बनाएंगे। और जब कोई भी चिड़िया आपके घर के आसपास, गौरैया या अन्य चिड़िया घोंसला बनाएंगी, तो आपके घर के आसपास छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो हानिकारक होते हैं वो सभी समाप्त हो जाएगा। निश्चित तौर से पर्यावरण के लिए हमारे लाभदायक पहला कदम होते हैं। दूसरा,
अगर हम उल्लू हमारे घर के आसपास है तो हमारे घर के आसपास जिन्हें हानिकारक, चाहे चूहा हो गया, दूसरे प्रकार हो गया, इन सब का नुकसान हमारा उल्लू करता है। इसी प्रकार से छोटी जो चिड़िया होती है, कभी आपने देखो हमारे घर के आगे साग सब्जी जब लगाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, ये चिड़ियाएँ हैं, उनका तुरंत ही अपने बच्चों के लिए भोजन के लिए जाती है और किसी भी पेड़ से फूल से समाप्त हो जाते हैं कीड़े मकोड़े। दूसरा, हमारे घर में जो अगर हम फूल लगाएंगे तो निश्चित तौर से हमारे क्या होगा, भौरा होगा, मधुमक्खियाँ आएंगी, कहीं ना कहीं अपना छत्ता लगाएगा जहाँ से हमें शहद की प्राप्त होगी। तो आज मधुमक्खी भी लगभग समाप्त हो चुका है। बहुत कम आपने देखा होगा कि हम कोलदार के इलाके में जाएंगे तो हमें प्राकृतिक रूप से कहीं पर झाड़ी में, पेड़ में जो छोटे मधुमक्खी थी उसका शहद का छत्ता कहीं नहीं मिलता। कारण क्या है कि हमने अपने आसपास जितने भी पर्यावरण के लिए हमारे लिए लाभदायक पेड़ पौधे उनको समाप्त कर दिए। अपने आसपास अगर हम वर्ष के लिए या अपने लिए कई प्रकार के पेड़ पौधे लगा सकते हैं जिसमें कि हमारा जो चिड़िया है रात को रहते हैं, घोंसला बनाते हैं, अनुकूलन मतलब चिड़ियाओं के लिए, पक्षियों के लिए जो अनुकूलन पेड़ पौधे को समाप्त कर लिए। हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत से पेड़ पौधे ऐसे हैं जो कि हमें ऑक्सीजन के साथ साथ अन्य औषधीय गुण वाले जो शुद्ध जो वायु है, वायु के साथ घुल करके हमें देते थे, वो समाप्त हो गए। यही कारण है कि आज हमारे दिमाग में अच्छी सोच समाप्त हो गया है। कभी आपने देखो पहले अच्छी फीलिंग आती थी हमारे दिमाग में, हम सोचते थे जब अच्छी फीलिंग आएगा तो निश्चित हम अच्छे कार्य करेंगे। दिन भर हमारे दिमाग में टेंशन बना हुआ है, एक बिल्कुल अवसाद की स्थिति में बने हुए हम, चाहे बच्चे हो बूढ़े हो, कई को चिड़चिड़ापन हो गया है अधिकतर देखा हुआ। तो कारण क्या है? यही कारण है कि आज अच्छी सोच के साथ साथ हमें अच्छे पेड़ पौधे लगेंगे तभी अच्छी सोच आएगा, अच्छी फीलिंग आएगा, अच्छे कार्य होंगे। अगर हमारे अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आएगा तो हम अच्छे कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि अगर हम कोई भी अच्छा कार्य सोचते हैं तो तुरंत ही उसको कार्य के रूप में परिणित करना जरूरी है। अगर हम उसको कार्य के रूप में परिणित नहीं किया, दूसरे के नहीं बताएंगे तो निश्चित तौर से दूसरे समाज में अन्य व्यक्ति तक वो नहीं पहुंच पाएगा। जहाँ तक चिड़िया की बात है, पक्षियों की बात है, पक्षियों से नहीं पर्यावरण हमारा लगभग 1985 के आसपास, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, 1985 से हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। उस समय सबसे ज्यादा जंगलों में आग लगना शुरू हो गया, कीटनाशक का प्रयोग शुरू हो गया और जो हम लोग हैं हम पैसे के पीछे दौड़ गए। सबसे बड़ी बात है किसके पीछे? और पैसे के पीछे। पैसे प्राप्त करने के लिए चाहे हम शिक्षा के क्षेत्र में जाए, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में जाए, हमारा एक मकसद बन गया 1950, क्योंकि हमारा जो सामाजिक जो गुण था, हमने जो अपनी शिक्षा अपने छात्रों को देने थे, अपनी भाई पीढ़ी को देना था, वो दे नहीं पाए। हम अच्छे गुण नहीं, हमने केवल लिखा बेटा पढ़ लिख कर ये बन, लेकिन हमने कहा पढ़ने लिखने के साथ साथ अपने सामाजिक पर्यावरण दायित्व का निर्वाह करें। तो सबसे ज्यादा जो आज का युवा ये बच्चे हैं, बच्चे निश्चित तौर से हमें आज अपने बच्चों को पर्यावरण के सामाजिक गुण, पर्यावरण गुण, जो हमारे संस्कृति जो गुण जुड़े हुए हैं हमारे प्रकृति के साथ, हमारी संस्कृति जुड़े, उसको बताने की जरूरत है। निश्चित तौर से तभी हमारा पर्यावरण सुधर पाएगा। 1985 से हमारे जो पर्यावरण में बहुत ज्यादा चेंज 1985 से शुरू हुआ है। पक्के मकान बनने शुरू हो गए, जमीन पिघलना शुरू हो गया, झाड़ी कटान शुरू हो गया, जंगलों में आग लगना शुरू हो गया, कीटनाशक का प्रयोग है। कीटनाशक का जब हमने प्रयोग किया तो उससे हमारी सारी चीजें समाप्त हुई। उदाहरणतः मार्च अप्रैल के टाइम में हम क्या करते हैं, जब आम में फूल आते हैं, लीची में फूल आते हैं, हम कीटनाशक का प्रयोग, लेकिन हमें भूल जाते हैं हमें कीटनाशक का कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। हम एक मात्रा से ज्यादा मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं, जिससे कि जब इन फूलों में हम आम के या लीची के फूलों में डालते हैं वहाँ कीड़े चिपे थोड़े कीड़े जब पूरी तरह रासायनिक या कीटनाशक से भीग जाता है तो उसको चिड़िया खाने जाते हैं, अपने बच्चों को ले जाता है दाने के लिए, तो उसके चिड़िया के बच्चे भी क्या हो गए, पूर्णतः समाप्त हो गए। क्योंकि जब मेरे घर में मैंने देखा कई बार डिब्बे है, लेकिन उसके क्या हो गया, पहले 4 बच्चे मर गए, कैसे मर गया, 3 बच्चे मर गए, कैसे मर गया, पूरा देखा। वही कीटनाशक का प्रयोग, और जब मैंने देखा कि अगल बगल किसी ने जब छिड़काव किया, कीटनाशक का प्रयोग किया, तो उस कीटनाशक का प्रयोग से मेरे घर में जो चिड़िया है, जो गौरैया, उसके बच्चे भी समाप्त हुए, नर और मादा दोनों भी समाप्त है, कहीं नर कहीं पर मादा। तो बहुत ज्यादा मैंने देखा कि यह कीटनाशक का प्रयोग, वही कीटनाशक का प्रयोग मेरे गीत में देखा मैंने। गीत का हमारे पास जो गीत है 1987 तक 85 तक गीतों की संख्या लगभग 10 प्रकार के गीत हमारे उत्तराखंड में पाए जाते थे। लेकिन 1985 से हमारे यहाँ क्या हो गया कि जो ब्लॉक स्तर पर लोगों को गांव में चूहे मारने के लिए, दीमक मारने के लिए, खटमल मारने के लिए, उसमें खटमल का प्रकोप भी बहुत ज्यादा था गाँव में, दीमक का था, चूहे का था, तो ब्लॉक में फ्री में दे दिया। एक चाय पत्ती टाइप का जो पाउडर होता है, जैसे चाय पत्ती हमारा होता है घर में, इसी प्रकार से पाउडर उन्होंने निःशुल्क दे दिया। यह ले दिया, मैं उसका नाम ये नोट किया कि किसको दिया, 10 पैकेट ले गया, 5 पैकेट ले गया। उसका प्रयोग लोगों ने क्या कर दिया गाँव में कि अगर किसी का बकरी मर गया
दाई मार्ग के बाग में ये पूरा जो बेल्ट हमारे पास यहाँ नेपाल से यहाँ से शुरू होता है, सीधा चक्रोता है, बीच में होता है, सारे बाग का एरिया टाइगर प्रोजेक्ट है, शेर का है, गुलदार का है। तो जब हमारे मवेशियों को किसी गुलदार ने मार दिया, बाघ ने मार दिया, तो हमारे एक राज्य इसको मार लिया, ये मुझे मारे। हम शाम को गए, उसमें हमने कीटनाशक का प्रयोग कर दिया। जब कीटनाशक का प्रयोग करते बाघ तो मर गया, लेकिन उसको खाने के लिए जब गिद्ध आए तो गिद्ध का पूरा झुंड, पूरा परिवार समाप्त हो गया। सैकड़ों के रूप में 100, 150, 200 गिद्ध समाप्त हो गए। 1991 में एक रोजगार का आधार बन सकते हैं। कुल क्षेत्र का 71% एक बहुत बड़ा भाग है, जिसको या तो ये कहें कि 38,000 वर्ग किलोमीटर वन का क्षेत्र है, जो जीडीपी में 1.39% अपना पूरा भाग देता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड के जंगल 95,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च करते हैं लोगों को, मतलब जो अन्य राज्य हैं उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों में भी अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। इसमें पर्यावरण में जो प्राकृतिक रूप से हमारे चारों ओर फैला हुआ है। पर्यावरण मुख्य रूप से वायुमंडल, जलमंडल, भूमंडल और जीवमंडल का मिश्रण है। प्राचीन काल से ही पर्यावरण में हमारे वृक्षों को पूज्य योग्य माना जाता है। जल, वायु, अग्नि को पवित्र मानकर इनको पूजा जाता है और नदी और समुद्र को भी आराधना योग्य माना गया है। धरती को तो हमने माँ का स्थान दिया गया है और कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिस्य स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात हमारी जन्मभूमि और हमें जन्म देने वाली माँ और हमारी देवभूमि पूज्य योग है। हमारे उत्तराखंड को स्थापित हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन जो स्थिति हमारे स्थापित उत्तराखंड की स्थापना के समय थी और जो आज की स्थिति है उसमें बहुत ही अंतर है। इसमें जमीन आसमान का अंतर है। पहले की स्थिति में हमारा उत्तराखंड बहुत हरा भरा हुआ करता था, यहाँ का सौंदर्य बहुत। हमारा उत्तराखंड 22 वर्ष का हो चुका है और 22 वर्ष में इसने कुछ पाया तो नहीं, परंतु खोया बहुत कुछ है। खोया है अपना 50,000 हेक्टेयर का वन क्षेत्र, खोया है वो सपना जिसमें वो संपूर्ण विश्व का सबसे स्वच्छतम, सबसे हरा भरा राज्य बनना चाहता था। हम मात्र पैसों की बात करते रहे, हम मात्र आर्थिक विकास की काल्पनिक कथाओं की बात करते रहे, परंतु इन 22 सालों में हमारे कानों में अपने उत्तराखंड की वीरा वेदना बिल्कुल न सुनाई दी। ये देवभूमि है साहब, यहाँ के कण कण में देवों का वास है। शास्त्रों में भी लिखा है, मूलतः ब्रह्म रूपाय, मध्यतः विष्णु रूपिण, अग्रता शिव रूपाय, अश्वत्थाय नमो नमः। श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, जिसके मूल भाग में ब्रह्मा का वास है, मध्य भाग में विष्णु का वास है और अग्र भाग में महादेव का वास है। वक्त आ गया है कि सभी उत्तराखंडियों को ये सोचना चाहिए कि प्रतिदिन जितना वक्त हम फोन पर बिताते हैं, उससे कुछ क्षण निकालकर प्रकृति की गोद में बिताया जाए और अपनी माँ के आंचल को हरा भरा करने में कुछ श्रेष्ठ मात्र योगदान दिया जाए। हमें उस जुनून की, हमें उस प्रकृति प्रेम की आवश्यकता है जो 1973 में गौरा देवी और सुंदर लाल बहुगुणा जी ने पूरे उत्तराखंड बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को और पूरे भारतवर्ष को ये प्रदर्शित किया था और कह दिया था कि सर कट जाए परंतु एक वन नहीं कटना चाहिए, और अगर ये मुमकिन है तो इससे सस्ता सौदा और कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा प्रदेश वो प्रदेश है जिसने शांति, समृद्धि, हरियाली और खुशहाली का पर्व हरेला को जन्म दिया। वर्तमान परिस्थिति की अगर बात की जाए तो व्यक्ति मर रहा है, धरती त्राहिमाम कर रही है। वक्त आ गया है, अगर हमें इस परिस्थिति से निपटना है तो हमें अपनी प्राचीन परंपराओं की ओर लौटना होगा। ये युवा टीम बहुत बहुत बधाई के पात्र है। यहाँ पर श्रीमान कुकरेती जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं कुकरेती जी के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन पहली बार उनसे यहीं पर भेंट हुई। मिल भी नहीं पाया क्योंकि कई कारणों से जो है मैंने उनको मिलना चाहा लेकिन मिल नहीं पाया। आज पर्यावरण के लिए यहाँ पर एक गोष्ठी रखी गई। आपको पर्यावरण पे बोलना है तो आप लोग पर्यावरण पे कुछ याद करके आए, कुछ सोच के आए। कल से पर्यावरण क्या था सब भूल जाएंगे, मुझे भी उम्मीद है। लेकिन देखिए, आप सबने देखा होगा यहाँ पर
जो कुकरेती जी थे, और रैनी गांव, एक बहन ने तो रैनी गांव का, गौरा देवी का नाम कईयों ने लिया, एक बहन ने रैनी गांव का नाम भी लिया, सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम भी लिया, चंडी प्रसाद जी का नाम भी लिया, कल्याण सिंह जी का नाम भी लिया, कल्याण सिंह रावत जी, कई लोगों का नाम लिया। ये नाम इसलिए लिए जाते हैं, जब कल यहाँ पर सब युवा बैठे हैं, कल विद्यालय जाएंगे और एक महापुरुष का कल जयंती का कार्यक्रम भी मनाएंगे, तो कोई चित्र लगता है, कोई किसी का स्मरण किया जाता है, तो उसके पीछे उस व्यक्ति का स्वयं का समर्पण होता है, इसलिए वो व्यक्ति, वो कार्यक्रम, वो किसी नाम से जाना जाता है। आप सबसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि वो छात्र यहाँ पर आए हैं जिनके मन में या जिनके विद्यालय में या किसी न किसी माध्यम से ये मान करके आप अच्छा बोल सकते हैं, कोई होनहार छात्र तो आप हैं, इसलिए आपको यहाँ भेजा गया होगा। आप अपने जीवन से पर्यावरण को प्रारंभ करें। आप प्रातः काल उठते होंगे, हम अपना बिस्तर ज्यों का त्यों छोड़ते हैं क्या? हम ब्रुश करते हैं, कितना पानी खर्च करते हैं, हम नहाते हैं, अन्य अन्य जगह हम कितना पानी व्यय करते हैं, क्या हमने कभी सोचा है? हम जो भी चीज अपने उपयोग में लाते हैं, किस रूप में उसको उपयोग करना चाहिए, किस रूप में हम करते हैं। हम समाज में देखते हैं कितने लोग भूखे सोते हैं, हम समाज में देखते हैं कितने लोगों के पास घर नहीं है, हम समाज में देखते हैं कितने लोग नंगे हैं। क्या कभी हमने अपने जन्मदिन मनाते समय, क्या जब मेरे घर में किसी की शादी होती है, क्या मेरे घर में कोई कार्यक्रम होता है, इनके बारे में तब भी आया क्या मेरे ध्यान में? आप संकल्प लीजिए, जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा, क्या मैं किसी भूखे को भोजन करा सकता हूँ? जिस दिन मेरे घर में कोई शादी का समारोह होगा, जिस व्यक्ति के पास कोई वस्त्र नहीं है, जिस व्यक्ति के पास चलने फिरने के लिए कोई अन्य संसाधन नहीं है, क्या उसकी मैं कोई मदद कर सकता हूँ क्या? जिस दिन बाप किसी बेटी की शादी करता है और बेटी की कोई भी अपेक्षा होती है, कोई बाप कर्जा लेकर के भी कमी नहीं छोड़ता अपनी बेटी के लिए, लेकिन अगर उनको कहा जाए कि आप एक किसी भूखे को भोजन और एक भूखे के लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लेंगे, संभव नहीं है, बहुत कठिन हो जाता है। तो ये अगर मन में भाव है, ये भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय। मैं 4 पहिए का वाहन तो रखता हूँ, मेरा वाहन खड़ा कहाँ होता है? कभी सोचा है मैंने दूसरे व्यक्ति को क्या परेशानी होती है उससे? कभी सोचा है मैंने? ये अगर व्यक्ति स्वयं से प्रारंभ कर दे, कोई भी चीज मैं करता हूँ। अभी एक बहन ने कहा कि हमको जो है फ्रूटी पीने को मिली होगी, वो हमने कहाँ थे? आज तो फ्रूटी मिली, अब हम पर्यावरण पे बोल रहे हैं, तब तो ध्यान आ गया। लेकिन एक बहन ने ये भी कहा कि एक छोटा सा टॉफी का वो भी हम रैपर हम कहाँ फेंकते हैं? क्या मेरे जीवन में ये आया है क्या? जब कोई कार्यक्रम मनाया जाता है, जब कोई फंक्शन होता है, जब कोई विषय आता है, तभी करना चाहिए क्या? लेकिन अगर मेरे जीवन का अंग बना, हम जितने भी यहाँ पर प्रतिभागी आए हुए हैं, अपने जीवन में हम क्या कर सकते हैं? माननीय डॉक्टर DM शर्मा जी। आज के इस कार्यक्रम के संरक्षक श्री चंदन सिंह नकोटी जी, जो कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य भी हैं, इस कार्यक्रम की आयोजक ग्रीन आर्मी के उत्तराखंड अध्यक्ष श्री शिवम जी, और इस कार्यक्रम के प्रमुख आयोजक देवाशीष सिंह, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जो कि एक बहुत ही ऊर्जावान छात्र नेता हैं। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे श्री दिनेश कुकरेती, जो कि एक प्रमुख पर्यावरणविद हैं और गौरैया और गिद्ध संरक्षण से जुड़े हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब उन्होंने बताया कि वो 2001 में मेरे B.Ed के छात्र थे इस महाविद्यालय में। एक टीचर को बहुत खुशी होती है जब उसे पता लगता है कि उसके पढ़ाए हुए छात्र समाज में विशेष स्थान प्राप्त करते हैं। इस कार्यक्रम के जजेस मैडम शोभा जी, जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटद्वार में हिंदी की विभाग अध्यक्ष हैं। प्रोफेसर शोभा जी एक बहुत ही ऊर्जावान, कर्मठ और बहुत ही विदुषी प्रोफेसर हैं।
आपके साथ काम करने का मुझे बहुत मौका मिला है। आपकी क्षमताओं से मैं परिचित हूँ। इस कार्यक्रम में आयोजित अन्य जजेस श्री अरुण जी, श्री कुलदीप जी, यहाँ उपस्थित अध्यापक और अध्यापिकाएं जो इस इंटर कॉलेज से भी हैं और जो कोटद्वार शहर के इंटर कॉलेजेस से यहाँ पर पधारे हैं, इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए उपस्थित मीडिया बंधु श्री चौहान जी, आपको मैं पहचानता हूँ, श्री पंत जी और जो भी अन्य सभी मीडिया बंधु हैं, और विशेष रूप से मैं साधुवाद दूंगा इन ऊर्जावान छात्र छात्राओं को, इन नवयुवकों और नवयुवतियों को जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। एक चीज बड़े गर्व से कहना चाहूंगा, मैं 40 साल तक प्राध्यापक रहा हूं, टीचर्स को ट्रेनिंग दी है, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि कोटद्वार की क्रीम यहाँ मौजूद है। जितने छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, मैं लिख कर दे सकता हूँ स्टाम्प पेपर पर, इनमें कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। जिस दिन शिक्षा पूरी कर लोगे उसके तुरंत बाद नौकरी तुम्हें मिलेगी। जानते हो क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि नौकरी पाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है आत्मविश्वास। मैंने यहाँ आपका आत्मविश्वास देखा, बड़े आत्मविश्वास के साथ आप लोगों ने अपनी बात को रखा, मुझे बहुत गर्व है। कोटद्वार के ये प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं, नवयुवक नवयुवतियां, आप देश का भविष्य हो। मैं विशेष साधुवाद आपको देता हूं। आपने जो भी बातें रखी बहुत ही अच्छे तरीके से रखी। देखिए, एक चीज मैंने नोट की, इतने सारे प्रतिभागी थे लेकिन कुछ ना कुछ नई बात सब में थी, रिपीटिशन नहीं था, विषय वस्तु को बार बार नहीं दोहराया गया। हर छात्र छात्रा ने कुछ विशेष बातें रखी जो कि अन्य ने नहीं रखी। ये आज के इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी उपलब्धि। लगभग मैं समझता हूँ 50-60 वक्ता बोले होंगे, इससे ज्यादा ही बोले होंगे, और सभी ने जो बातें कही, किसी ने एक दूसरे की बात तो दोहराया नहीं। हर व्यक्ति ने नए सुझाव दिए। मैं तो कहता हूं अगर इनके सुझावों को नोट किया गया होता तो ये एक बहुत अच्छी वर्कशॉप साबित होती। मैंने बहुत सारी कार्यशालाएं और सेमिनार अटेंड किए हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, लेकिन ये छोटे बच्चों का जो ये भाषण प्रतियोगिता है, मुझे किसी नेशनल सेमिनार से कम नहीं लगा, किसी नेशनल वर्कशॉप से कम नहीं लगा। आप लोगों ने जो बोला 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर, वो एक बहुत अच्छा पेपर था, रिसर्च पेपर जैसा था, जिसमें नई नई बातें आपने बताई। और विशेष साधुवाद देना चाहूंगा हेरिटेज और सेंट जोसेफ स्कूल्स को, और इनके यदि कोई अध्यापक अध्यापिकाएं यहाँ आए हैं तो उनको, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने भी यहाँ प्रतिभागी हैं उनमें लगभग 70% इन दोनों विद्यालयों से, हेरिटेज और कॉन्वेंट। लेकिन जो बातें उन्होंने कही वो सबकी अलग अलग थी, तो उनकी प्रिपरेशन और निश्चित रूप से जो उनके जो भी पथ प्रदर्शक हैं, जो उनके गाइड हैं, जिन्होंने तैयारी कराई, वो साधुवाद के पात्र हैं। और सबसे अच्छी बात लगी कि कोटद्वार के बहुत सारे इंटर कॉलेजेस का यहाँ रिप्रेजेंटेशन हुआ, विभिन्न कॉलेजेस से यहाँ छात्र छात्राएं उपस्थित हुए, तो ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप बच्चों का बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन। देखिए, बात तो सभी लोग करते हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा, उसे जीवन में हमेशा याद रखना कि प्रेजेंटेशन जो होता है सिर्फ अंदाज़े बयां बात बना देता है, सिर्फ अंदाज़े बयां बात बना देता है, वरना बात करना किसको नहीं आता। एक ही विषय वस्तु को, एक ही कंटेंट को ए बोल रहा है, उसी को बी बोल रहा है। ए के बोलने पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और बी के बोलने पर तालियां बज रही हैं। क्यों? प्रेजेंटेशन, बात को कहने का ढंग, आपका कॉन्फिडेंस कितना है, आप जो बोल रहे हैं उस पर आप कितने आत्मविश्वास के साथ बोल रहे हैं, तो ये मायने रखता है। आपको मालूम होना चाहिए, अब नौकरी मिलनी इतनी आसान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में तो बहुत कम है, प्राइवेट सेक्टर में जब नौकरी खोजने जाएंगे तो वहां 3-3 इंटरव्यू होंगे। पहले टेक्निकल राउंड होगा,
उसके बाद पर्सनैलिटी राउंड होगा, ग्रुप डिस्कशन, और उस ग्रुप डिस्कशन में मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं आप में से जो भी चला जाएगा जीत के आएगा, नंबर 1 पे पहुंचेगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास मैंने देख लिया, आपका प्रेजेंटेशन मैंने देख लिया। आप निश्चित रूप से आप सबका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब विषय वस्तु पर आ जाता हूं। आज का जो टॉपिक था बहुत इंपॉर्टेंट था, पर्यावरण संरक्षण निश्चित रूप से विश्व के सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक है, सबसे बर्निंग प्रॉब्लम। इस पर बहुत सारी चीजें आपने कही, उन सबको मैं रिपीट नहीं करूंगा, बस मैं एक चीज कहूंगा, जैसा कि हमारे नकोटी जी ने भी कहा है कि यहाँ से जाने के बाद जो कुछ सुना उसे भूल मत जाना, कुछ चीजें अपने व्यक्तिगत जीवन में अपना लेना। बहुत छोटी छोटी सी 2-3 बातें कहूंगा। देखिए, ये सब आप जानते हैं, प्लास्टिक आज के पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। अब प्लास्टिक को हम बंद भी नहीं कर सकते, हम सुविधा भोगी हो गए हैं, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो कुछ चीजें आप अपने जीवन में अपना लीजिए, मैंने तो अपना रखी है। एक तो जब भी बाजार जाएं कुछ सामान लेने के लिए, प्लीज एक कपड़े का बैग लेके जाइए। आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने माँ बाप से भी ये कहें और करवाएं, जब भी वो बाजार जाएं, सब्जी लेने, कोई सामान लेने, अपने घर से थैला लेके जाएं और बाजार से प्लास्टिक ना लें। सब्जी वाले से कह दें भाई ये अपनी थैली, अपनी पन्नी अपने पास रखो, मेरे थैले में सब्जी डाल दो। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं जब भी कोई सामान लेने जाता हूँ कपड़े का थैला लेके जाता हूँ। और आजकल तो सबसे बड़ी एक और सुविधा होती है, अगर आपको थैला लटकाने में शर्म आ रही है, बारीक कपड़े के थैले आते हैं जिनमें मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं, बड़े मजबूत होते हैं। मैं तो उसको मोड़ के 4 तह बना के जेब में रख देता हूँ, किसी को पता भी नहीं पड़ता है कि जेब में जो है थैला रखा है। जब कोई सामान खरीदता हूँ तब निकालता हूँ, भैया इसमें डाल। दुकानदार भी खुश हो जाता है, सब्जी वाले भी खुश हो जाते हैं, सर बहुत अच्छी बात है, आप तो थैला लेकर आए। तो इसको अपना लीजिए, सब अपनाइए, क्योंकि हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। बहुत ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, आप जो कर सकते हैं कम से कम वो करिए। तो एक तो भाई थैले की बात समझ लीजिए, प्लास्टिक में सामान ना। दूसरे, जैसे एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि आप जो है टॉफी खा के पन्नी फेंक देते हैं, फेंको मत, उसको जेब में रख लो, उसको जेब में रख लो, उचित स्थान पर फेंको, इधर उधर मत फेंको, सड़कों पर मत फेंको। मैं जब देखता हूँ सड़क पर इधर उधर किसी को इस तरह चीजें गिराते हुए तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। एक बार की घटना सुना रहा हूँ, मैं गाड़ी से कोटद्वार से जा रहा था और मैं ही ड्राइव कर रहा था। मुझसे आगे वाली गाड़ी में, जीप में कुछ लोग बैठे थे, शायद नजीबाबाद वाली लोकल जीप थी, उसमें से किसी ने केला खाया और बीच में फेंक दिया, सड़क पर बीच में छिलका। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने तुरंत उसको जो है ओवरटेक करने की कोशिश करी। उसने तेज भी बहुत दौड़ा रखी थी, एनीवे किसी तरह मैंने जाफरा तक उसको ओवरटेक करके फिर मैंने उसे रोका, तो साइड में मैं जाकर उसको जबरदस्ती रोका और फिर मैंने उसको बुलाया। मैंने कहा तुमने केला खा के छिलका बीच सड़क पे डाला है, किसी की हत्या करना चाहते हो? जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? इस पे बाइक का कोई टायर फिसल गया तो वो मर जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? किसने फेंका? तो घबरा गए सारे, बोले साहब ये मैंने, बच्चे ने भी क्यों फेंका? तुम्हें बच्चे पे ध्यान रखना चाहिए था, ये गलत चीज है। खैर उन्होंने माफी मांगी। तो मैं कहना चाहता हूँ ये इस तरह की छोटी छोटी लापरवाही आप ना करें। किसी को करते हुए देखें तो विनम्रता पूर्वक टोक दें, हाथ जोड़कर। आपके सामने कोई केला खा के छिलका फेंके तो उसे उठा के नाली में डाल दो और उससे हाथ जोड़ के कहो सर आपने गलती करी है, देखिए प्लीज आगे से मत करिएगा। किसी की हड्डी टूट जाती है अगर इस पे फिसल जाता है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें आप अपने जीवन में अपना लीजिए बच्चों। और एक ये जो बोतल रखी है, ये मैं इनका बड़ा विरोधी हूँ, मैं इनको पसंद नहीं करता, क्योंकि आजकल की हमारी नई पीढ़ी का ये स्टेटस सिंबल बन गया है। चिप्स का पैकेट और ये मिनरल वाटर की बोतल, बस में बैठे हैं, दोनों चीजें दिखा रहे हैं। भाई हमारे हाथ में चिप्स का पैकेट है, मिनरल वाटर की बोतल है, उसके बाद खा के उस पैकेट को फेंक दिया, बोतल को फेंक दिया। सबसे ज्यादा कचरा इनका आ रहा है। अगर आप सब लोग इसको बंद कर दें, भाई जब भी कहीं बाहर से जाएं, आपके घर में फ्रिज में बोतल रखी है ना, पानी भरने की बोतल होती है, उसमें पानी भर लो और उसको लेके जाओ। हम तो जब भी बस में जाते हैं हमें शर्म नहीं आती, हम कभी इस तरह की बोतलें नहीं खरीदते हैं बाजार से, अपने बच्चों को भी नहीं खरीदने देते हैं। और सबको यही कहते हैं कि जब अपने घर से निकलो कुछ घंटों के लिए, आपको पानी की जरूरत है तो अपने घर से पानी की बोतल लेके चलो, अपना शुद्ध पानी लेके चले ना, जो आरओ का पानी है एकदम फिल्टर्ड वाटर, उसको लेकर चलिए। ये चीजें, ये जो मिनरल वाटर बोतल है इसको खरीदना बंद कर दीजिए, बिल्कुल मत खरीदिए इसको, चाहे कितनी भी परेशानी हो इसको मत खरीदिए। अपने घर से पानी की बोतल लेके चलिएगा, कहीं भी जाना हो, बस में जाना हो, सफर करना हो, एक बोतल पानी भर के रख लीजिए, इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आपका शुद्ध पानी है, आपको रोगों से बचाएगा। और
बहुत बड़ा आप पर्यावरण संरक्षण करेंगे अगर आप इन चीजों को अपनाएंगे। तो मैं ग्रीन आर्मी के जितने भी सदस्य हैं सब ऊर्जावान, निष्ठावान हैं और एक बहुत अच्छे कार्य को कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छा कार्य किया है, एक बहुत बड़ी समस्या के प्रति हम सबको हमारा ध्यान आकर्षित किया है। और इस संस्था के जो प्रधानाचार्य हैं श्री चंदन सिंह नकोटी जी, उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने ये सारी सुविधाएं दी, अपने कैंपस में स्थान दिया और ये सारी सुविधाएं प्रदान करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। तो एक बार पुनः आप सभी का, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, सभी छात्र छात्राएं, नवयुवक नवयुवतियाँ, कोटद्वार के गणमान्य नागरिक, मीडिया पर्सन, अध्यापक अध्यापिकाएं, जो भी यहाँ उपस्थित हैं, आप सबको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ। एक बहुत ही अच्छा